हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं यहाँ पे अर्थशास्त्र का। ठीक है, अध्याय 18 जो है आपका उत्पादन कैसे होता है। तो ये जो चैप्टर जो है आपका अर्थशास्त्र का है। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है सही विकल्प चुन कर लिखिए। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा आपका विज्ञापन। ठीक है, क्या आएगा? विज्ञापन। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? विज्ञापन। फिर देखिए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य कब बना, तो वो क्या आएगा आपका? राइट ऑप्शन जो है आपका ए वाला 2000 में, सन 2000 में। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। फिर थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है कि रायपुर शहर और उसके आसपास कौन से बड़े कारखाने हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो आएगा आपका सीमेंट और इस्पात दोनों है, तो इसलिए सी ऑप्शन आएगा, ए और बी दोनों ऐसा करके। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इनमें से कौन कुशल श्रमिक है, तो वकील है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, सभी, तो राइट ऑप्शन आपका आएगा सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे व्हाट्सएप किसने बनाया था, तो इसमें राइट ऑप्शन जो आएगा सी नंबर, जैन कुम। जैन कुम। उत्पादन का सक्रिय साधन है, जैसे पूंजी, श्रम, कीमत, उपभोक्ता जो दिया गया है। तो देखिए इसमें जो सही आंसर जो आएगा आपका श्रम। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्पादन के विभिन्न साधन जुटाना किसका कार्य है, तो उत्पादन के विभिन्न साधन जुटाना जो होता है वो साहस का कार्य होता है, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? साहस। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अब आंसर फिलअप देखते हैं यहाँ पे खालिस्तान। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है कि भूमि, श्रम, साहस और खालिस्तान उत्पादन के सक्रिय 4 प्रमुख अंग है, तो खालिस्तान में आएगा पूंजी। क्या आएगा? पूंजी। दूसरे में देखिए श्रम से आशय मानवीय योगदान से है, या शारीरिक हो या खालिस्तान मानसिक। क्या आएगा वहाँ पे? मानसिक। नंबर 3 है, मुंबई से खालिस्तान को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 6 रायपुर से गुजरता है, तो है कोलकाता। क्या आएगा? कोलकाता। नंबर 4 है, रायपुर नगर में सबसे ज़्यादा भूमि का उपयोग खालिस्तान के लिए हुआ है, आवासीय के लिए। नंबर 5 है, कुशल श्रमिक के लिए एक निश्चित खालिस्तान की जरूरत होती है, योग्यता। खालिस्तान में आएगा योग्यता। 6वां नंबर है, औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत से लिए गए ऋणों की ब्याज दरों में बहुत खालिस्तान होता है, तो होता है अंतर। क्या आएगा? अंतर। 7वां नंबर है, रायपुर शहर और उसके आसपास खालिस्तान और खालिस्तान का उत्पादन करने वाला या वाले कई महत्वपूर्ण उद्योग है, तो 7वें नंबर पे आएगा पहला में स्टील और दूसरे में आएगा सीमेंट। क्या आएगा? स्टील और सीमेंट। नंबर 8वां है, व्यावसायिक योग्यता प्राप्त श्रमिकों को खालिस्तान श्रमिक कहते हैं, कुशल। क्या कहेंगे? कुशल। नंबर 9 है, भूमि को कोलकाता से मुंबई को कोलकाता से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 46 खालिस्तान से होकर गुजरता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मुंबई को कोलकाता से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 46 खालिस्तान से होकर गुजरता है, तो यहाँ पे आएगा रायपुर। क्या आएगा? रायपुर। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मशीनें, बिल्डिंग आदि खालिस्तान पूंजी के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर आएगा संस्थागत। क्या आएगा? संस्थागत। नंबर 11 है, संसाधन की व्यवस्था करना खालिस्तान कहलाता है, तो वहाँ पे आएगा पूंजी। संसाधन की व्यवस्था करना पूंजी कहलाता है। नंबर 12 है, शारीरिक और मानसिक मेहनत को खालिस्तान कहते हैं, श्रम। क्या कहेंगे? श्रम। नंबर 3 जो है आपका यानी कि 13, खालिस्तान को चलाने के लिए भौतिक और कामकाजी पूंजी आवश्यक होती है, तो वहाँ पे आएगा उद्योग। क्या आएगा? उद्योग। ठीक है, तो ये आपका पहला जो पेजेस हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको सही विकल्प जोड़िए या सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे जैसे कॉलम दिया गया है पूंजी, श्रम, भूमि, साहस और ऋण। तो देखिए यहाँ पे पूंजी के सामने क्या आएगा आपका? सी, उत्पादन की गतिशीलता साधन, सी ऑप्शन आएगा। श्रम में क्या आएगा आपका? डी, उत्पादन का सक्रिय साधन।
एक बार फिर देखिए, पूंजी में सी नंबर उत्पादन का गतिशील साधन और भूमि में जो है उत्पादन का सक्रिय साधन। फिर उसके बाद भूमि, तो भूमि में देखिए आपका आएगा ई नंबर जो है प्रकृति के निःशुल्क उपहार, और उसके बाद साहस। चौथा में जो है आपका ए ऑप्शन आएगा जोखिम उठाने वाला, और पाँचों में जो आएगा ऋण जो है वहाँ पे बैंक से प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहला का सी, दूसरा का डी, थर्ड का ई, फोर्थ का ए, फिफ्थ का बी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है वो गतिविधि है, इनको छोड़ दीजिए। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में आते हैं। श्रम से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, श्रम से आशय उत्पादन की प्रक्रिया में किसी भी तरह के योगदान से है, यह शारीरिक या मानसिक दोनों हो सकता है, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग? श्रम। श्रम का आशय क्या बताया गया? उत्पादन की प्रक्रिया जिसमें किसी भी तरह की योगदान हो सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। तो इस प्रकार की जो कार्य होती है या प्रक्रियाएं होती हैं उनको हम कहते हैं श्रम। नंबर सेकंड है कुशल श्रमिक किसे कहते हैं? तो व्यावसायिक योग्यता वाले जो श्रमिकों को कुशल श्रमिक कहते हैं। ठीक है, जिसमें व्यावसायिक योग्यता हो ऐसे श्रमिकों को हम कुशल श्रमिक कहते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया के 4 अंग कौन कौन से हैं? तो उत्पादन की प्रक्रिया के 4 अंग है भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। ये उनके 4 महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ये अंग है। नंबर 4 है पूंजी के प्रकार बताइए। तो पूंजी 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी पूंजी अर्थात भौतिक पूंजी और अस्थायी पूंजी। तो स्थायी पूंजी और अस्थायी पूंजी 2 तरीके से होता है। लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भूमि उपयोग की तुलना कीजिए। तो ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्रों में भूमि का उपयोग भिन्न प्रकार से होता है, मतलब कई प्रकार से होता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन मुख्य रूप से खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है। लोग खेतों के आसपास गांव में रहते हैं। शहरों की ऐसी जगहों के रूप में पहचाना जाता है जहां खेती बाड़ी से हटकर अन्य गतिविधियां जैसे प्रमुख स्थान, बाजार और व्यवसाय होते हैं, जो अनेक प्रकार की सेवाओं और सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों के लिए स्थान उपलब्ध कराते हैं। जमीन का इस्तेमाल जो होते हैं इमारतें, कारखानों, दुकानों, बाजार, स्कूल, अस्पताल, कार्यालय आदि को स्थापित करने के लिए किया जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप जो है आप छोड़ देंगे। ठीक है, नंबर 3 देखिए यहाँ पे, सरकार के लिए श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना क्यों जरूरी है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सरकार के लिए श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना निम्नलिखित कारणों से जरूरी है। इसमें जो पहला जो दिया गया है कि अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, इस कारण इनका शोषण होने की संभावना अधिक रहती है, अतः ऐसे में सरकार उनके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सकती है। इसके अंतर्गत जो सेकेंड नंबर पॉइंट देखिए, श्रमिकों में बहुत से अधिक दिहाड़ी मजदूर होते हैं। दिहाड़ी का मतलब होता है दैनिक मजदूर। ठीक है, दैनिक भोजन होते हैं, दैनिक वेतन में मतलब काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। तो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उन्हें हमेशा काम भी नहीं मिलता, और जब मिलता है तो उसमें भी लोग मोल भाव कर लेते हैं। अतः इस स्थिति से बचने के या बचाने के लिए न्यूनतम मजदूरी तय कर दी जाती है। नंबर 3 पॉइंट है श्रमिकों को असंगठित क्षेत्र में काम करना पड़ता है, जहां न तो उन्हें चिकित्सा सुविधा प्राप्त होती है और न ही बीमा सुविधा, और न ही उनके काम घंटे तथा होते हैं। इस स्थिति में या स्थिति से बचाने के लिए भी सरकार को श्रमिकों की सुरक्षा के उद्देश्य से उनकी न्यूनतम आय निश्चित करनी चाहिए। चौथा नंबर जो पॉइंट है यहाँ पे, अधिकांश श्रमिक ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। ऐसी स्थिति में श्रमिकों के शोषण की संभावना अधिक रहती है, सो उनकी मजदूरी निश्चित कर देने से उन्हें इससे बचाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 4 है इनको छोड़ दीजिए, अपन डायरेक्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये ऋण की सुविधा सब लोगों की पहुंच में क्यों नहीं है? ठीक है, ऋण की सुविधा सब लोगों की पहुंच में क्यों नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आंसर जो दिया गया है कि लोग ऋण लेने के लिए विविध स्रोतों का जो है उपयोग करते हैं। लोग औपचारिक स्रोतों जैसे आपका बैंक है, सहकारिता है, स्वयं सहायता समूह का उपयोग जो है उत्पादन के साथ साथ अपने उपभोग के उद्देश्य से कर्ज लेने के लिए भी करते हैं। बहुत कम आदमी वाले परिवार यानी कि बहुत कम सदस्य वाले जो यहाँ पे दिया गया बहुत कम आमदनी आय वाले जो परिवार होते हैं वो बड़े पैमाने पर साहूकारों और थोक विक्रेताओं जैसे अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। कभी कभार ये दोस्तों या रिश्तेदारों से भी उधार लेते हैं।
यहाँ पे देखिए, आमदनी वाले परिवार बड़े पैमाने पर मजदूरों और थोक विक्रेताओं जैसे अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। कभी कभार ये दोस्तों या रिश्तेदारों से भी उधार लेते हैं, लेकिन औपचारिक ऋण की जो सुविधा सब लोगों की पहुंच में नहीं है, क्योंकि कोई भी ऋण देने वाला अपने धन का पॉलिसी चाहता है। वापसी की गारंटी उपलब्ध कराना गरीब लोगों के वश की बात नहीं होती है, जिस कारण उन्हें ऋण नहीं मिल पाता। औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेने हेतु समर्थक या ऋणाधार की आवश्यकता होती है, जिसके अभाव में लोगों को ऋण प्राप्त नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है, किसी भी बिल्डिंग के किराए को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से इनको देख लेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। किसी भी बिल्डिंग के किराए को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करता है। तो देखिए, इसमें किसी भी बिल्डिंग के किराए को निम्नलिखित कारक जो प्रभावित करते हैं। पहला जो है आपकी फैसिलिटी यानी सुविधाएं। कोई भी भवन यदि कोई किराए पर लेता है तो उसके किराए का निर्धारण उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर होता है, जैसे बिजली, पानी, शौचालय, शिक्षा आदि से संबंधित संस्थानों का आसपास होना आदि। नंबर सेकंड, स्थिति। तो बिल्डिंग की जो लोकेशन भी किराया को प्रभावित करता है। यदि बाजार, कार्यालय, बस स्टेशन आदि महत्वपूर्ण सुविधाएं आसपास है तो निश्चित रूप से बिल्डिंग का किराया बढ़ जाता है। नंबर थर्ड है सुरक्षा। जिस बिल्डिंग में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हो, सुरक्षा गार्ड रहता है तथा जहां बेकार लोगों का आना जाना ना हो, ऐसी बिल्डिंग में लोग अधिक किराया देने को तैयार हो जाते हैं। शहर से दूरी। शहर में या शहर के समीप स्थित बिल्डिंगों का किराया अधिक होता है, जबकि शहर से दूर स्थित बिल्डिंगों का किराया जो होता है अधिक नहीं होता है। इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे पांचवा जो पॉइंट दिया गया है कि वातावरण। बिल्डिंग के आसपास का वातावरण भी किराए को प्रभावित करता है। यदि आसपास खुला मैदान, गार्डन और अच्छे लोगों का रहना है तो बिल्डिंग का किराया जो होता है वो अधिक होता है। नंबर 6 है आकार। जो बिल्डिंग या घर आप किराए पर ले रहे हैं उसका आकार भी किराए की दर को जो है एक तरीके से प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से जो है 1 से 6 इनके पॉइंट आउट के आधार पर जो इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। अगला जो 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, सरकार ने मनोरंजन के लिए जगह बढ़ाने का प्रस्ताव क्यों लिया गया है। तो सरकार शहर में मनोरंजन के लिए जो होता है जगह बढ़ाने का प्रस्ताव निम्नलिखित कारणों से दिया है। इसमें जो पहला नंबर जो दिया गया है कि मनोरंजन के लिए जगह बढ़ाने का अर्थ है कि खुली जगह अधिक लोगों को अधिक होंगी, वहाँ पार्क, बाग व बगीचे बनाए जाएंगे, जिससे पर्यावरण अच्छा होगा। पूरे शहर में यदि भवन ही भवन होंगे तो यह पर्यावरण के लिए जो होता है ठीक नहीं होगा। सेकेंड नंबर है स्वच्छता एवं साफ सफाई के उद्देश्य से भी मनोरंजन के लिए मैदान व पार्क लाभदायक होता है। नंबर थर्ड है बच्चों के लिए खेलकूद के मैदान आवश्यक है, अतः यह प्रस्ताव रखा गया है कि मनोरंजन के लिए जगह बढ़ाई जाए। नंबर जो 4 है खेलकूद एवं स्वास्थ्य के उद्देश्य से भी मनोरंजन के लिए जगह बढ़ाना आवश्यक है। मनोरंजन के स्थानों में खेलकूद के मैदान, पार्क आदि सभी शामिल होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है और क्वेश्चन नंबर 9 जो है इनको भी छोड़ देंगे। अपन क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट हम आते हैं दीर्घोत्तरी जो क्वेश्चन जो दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया गया कि मान लें कि आप रायपुर शहर में रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें किस तरह की योजनाएं मददगार साबित हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे कि रायपुर में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु बढ़ाने की योजना निम्नानुसार जो है मददगार साबित होंगे। पहला है अधोसंरचना। रायपुर तेजी से जो है विकास करने वाला शहर है, अतः अभी आने वाले जो है 10 से 12 वर्षों में अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में रोजगार बड़े पैमाने पर पैदा किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत सड़कों के निर्माण में विभिन्न पुल, फ्लाईओवर आदि और नई कॉलोनियाँ के विकास एवं भवन निर्माण तथा भवन निर्माण से संबंधित सामग्रियों के उत्पादन में तेजी से रोजगार उपलब्ध होंगे। दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण। रायपुर के आसपास बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों, फसलों एवं फलों का उत्पादन होता है। इनके प्रसंस्करण से खाद्य पदार्थ बनाने की इकाइयों में लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। अतः विस्तार की योजना में इन योजनाओं के विकास की योजना होना आवश्यक होता है। नंबर थर्ड है मनोरंजन एवं पर्यटन। रायपुर के विकास में मनोरंजन के साधनों का विकास एवं पर्यटन के विकास की योजना लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में मददगार साबित होते हैं। और नंबर 4 है
सेवाएं। जब किसी शहर का विस्तार होता है तो वहाँ कई नई सेवाओं की आवश्यकता होती है, अतः इस क्षेत्र की योजना में अच्छे होटल, संचार सेवाएं, मॉल, अच्छे रेस्टोरेंट के विकास या ध्यान देने से रोजगार में वृद्धि होगी। नंबर 5 है, शहर के विस्तार से परिवहन का विस्तार आवश्यक है ताकि एक क्षेत्र के लोग शीघ्र शहर के दूसरे क्षेत्रों से संपर्क बनाए रखें। ठीक है, तो इस प्रकार से जी एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। फिर आगे देखिए यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, दीर्घोत्तरी का, कम आय पाने वाले परिवारों की आमदनी किस तरह बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे कमजोर आय वाले अर्थात कम आय वाले परिवारों की आमदनी बढ़ाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला नंबर है कि कमजोर आय वाले परिवारों के लोगों को घरेलू कार्यों के द्वारा उन्हें अतिरिक्त रोजगार दिए जा सकते हैं। दूसरा नंबर है शासकीय योजनाओं द्वारा कमजोर परिवारों को अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि इन अनिवार्य सेवाओं पर उनका पैसा खर्च हो। नंबर जो 3 है, महिलाएं घर पर ही छोटे छोटे काम कर सकती है, जैसे कागज़ के लिफाफे बनाना, बच्चों के खिलौने बनाना आदि। इससे परिवार की आर्थिक आय बढ़ेगी। नंबर 4 जो है, कमजोर आय वाले परिवारों को शासकीय योजनाओं से सस्ता ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें छोटे मोटे व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है कम आय वाले परिवारों को जी आमदनी को बढ़ाने के लिए एक प्रयास किया जा सकता है। ओके, दैट्स ऑल। बस इतने, जितना जो मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया हूँ, जितना क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, वही सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में आपको लिखना है। बाकी क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।